आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर के वॉल्यूम 22 के लिए उपस्थित है। आज हम इस वॉल्यूम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा कोरोना वायरस के ऊपर, दूसरा होगा जो आपने प्रश्न उत्तर किए हैं, तीसरा होगा कि आगे हमारे को कैसे करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे पहले अपने पार्ट 1 आरोग्य लहर वॉल्यूम 22 के कि देखिए आजकल मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने से आजकल डेंगू, टीबी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसलिए आप सबको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मौसम में पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि गांव में पराली इत्यादि जलाते हैं तो उससे भी पोल्यूशन जो है बढ़ता है। इसलिए आप मास्क का ज़रूर प्रयोग करें जब भी आप बाहर निकलें, और अपनी दूरी को मेंटेन रखें। एक दूसरे के साथ कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर रखें। देखिए हॉस्पिटल्स में सेवक आपको बताना चाहता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लोग हॉस्पिटल से जा रहे हैं और जो घर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आइसोलेट होके हॉस्पिटल से डेथ ज़्यादा हो रही हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे मेन कारण है कि जो बुजुर्ग हैं जिनको दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं साथ में, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम और ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो उनको क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर्स की पूरी अटेंडेंस नहीं मिल पाती। डॉक्टर्स जो हैं दूर दूर से पेशेंट को देखते हैं और नर्सेज जो हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं। और मान लो, जैसा सेवक आपको एक एग्जांपल देना चाहता है, जैसा कि सेवक ने आप ही देखा था कि हॉस्पिटल्स में जो शुगर पेशेंट था, तो इन्होंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से नर्सेज ने डॉक्टर से बात की, उसका शुगर लेवल 400 हो गया था। तो डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया होगा जो भी डोज थी। उन्होंने जब डोज देखी और सेवक ने भी उस चीज़ का बहुत ध्यान किया कि वो डोज, इंसुलिन की डोज उनके 16 साढ़े 300 तक उसमें मेंशन थी। तो उन्होंने 400 की शुगर होने पर 18 यूनिट इंसुलिन लगा दी। तो उससे क्या हुआ कि वो पेशेंट जो है इमीडिएटली कोलैप्स हो गया। तो अब देखिए कि ये प्रोटोकॉल जो है ये नॉर्मल कोर्स के लिए होता है। जिसको शुगर है तो आप नेचुरल कोर्स में अगर स्टेरॉइड मेडिसिन उनको हॉस्पिटल में हम दे रहे हैं तो उसका शुगर लेवल नेचुरल प्रोसेस से बढ़ जाएगा। ऐसे पेशेंट को डोज जो है एडजस्ट करनी चाहिए, ना कि प्रोटोकॉल के हिसाब से देनी चाहिए। अब प्रोटोकॉल जो कि शुगर तो बढ़ी थी स्टेरॉइड मेडिसिन की वजह से, लेकिन हमने लगा दिया इंजेक्शन उनको 18 यूनिट या 18 सीसी जो भी उनका माप होता है। तो उससे क्या हुआ कि पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गया। तो इसलिए कई ऐसी प्रॉब्लम हैं हॉस्पिटल्स में जो कि प्रॉपरली नहीं लुक आफ्टर हो पाती। ये नहीं कि सेवक उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन ये भी हार्ड फैक्ट है कि उस तरह से उनका ध्यान नहीं हो पाता जिस तरह से कि वो अपना घर में ध्यान कर सकते हैं। और सेवक ने भी बहुत पेशेंट ऐसे ट्रीट किए हैं सिर्फ नींबू के पानी से ही, कि पानी को 1 गिलास पानी को बॉइल्ड करवाकर उसमें आधा नींबू निचोड़कर और उसको ऐसे फूंक मार मार के पीने के लिए उनको एडवाइस किया। और उसके बाद उनको कहा कि आप एक बेड शीट या कवर शीट जो भी आप ऊपर डालते हैं वो डाल के उनको लिटा दीजिए और आधे घंटे में उनको पसीना खूब आएगा। उसके बाद आप उनकी बेड ऊपर का कवर, नीचे की बेडशीट और तकिए का कवर और उनके अपने कपड़े सारे जो हैं गर्म पानी में डलवा दीजिए और उनको कॉटन के टॉवल से
अपने कोसे पानी में टॉवल को भिगो के अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करा दीजिए। और इस तरह से भी पेशेंट्स को बहुत लाभ हुआ। टेम्परेचर में फ़र्क पड़ा, उनका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हुआ, उनकी पल्स लेवल इम्प्रूव हुई। जो 120 पे थी वो 2 बारी ही ऐसा करने पे नॉर्मल उसमें आ गई। और देखिए, आपको आपके बच्चों को सेल अधिक यूज करने से भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि आप अभी अनुभव नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे आप बाहर निकलेंगे, जैसे जैसे खुले वातावरण में आएंगे, तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और सेवक तो देख रहा है अभी भी बच्चों को स्ट्रेस, घर में लेडीज को स्ट्रेस, सबको स्ट्रेस माहौल में जी रहे हैं। सेवक आपको सजेस्ट करेगा कि आप बिल्कुल मन में दहशत मत रखिए, आप बाहर जरूर निकलिए, जिससे कि आपको खुले वातावरण में भी रहने की आदत पड़ जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम से आप अंदर हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करने से बच्चों के ब्रेन में वेव्स की वजह से थोड़ा सा उनकी साइकिस्ट प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि सेवक देख रहा है कि बच्चे ठीक है ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सेल के ऊपर गेम्स वगैरह शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम सेल को अधिक यूज़ करेंगे तो उसकी वेव्स जो है हमारे ब्रेन को थोड़ा बहुत ज़रूर डिस्टर्ब करेंगी। इसी तरह से लेडीज भी सेल का कम प्रयोग करें, क्योंकि देखिए उनको घर के काम इत्यादि करने होते हैं, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना होता है। तो इसलिए जितना आप कम सेल का प्रयोग करोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। इन चीज़ों के ध्यान में रखोगे तो आपको साइकिस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, मास्क के लिए भी सेवक आपको बताना चाहता है कि आप मास्क भी जो है प्योर कॉटन के यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी बाहर की हवा छन के अंदर जाए। जो बाजारी मास्क हैं, बाजार के मास्क हैं, वो सिर्फ उन लोगों को ही यूज़ करने चाहिए जिनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। नहीं तो सेवक ने भी आपको गाइड किया है कि सूती अच्छा कपड़ा लेकर डबल तह का मास्क बना लीजिए, या आपके पास कॉटन का रुमाल होता है उसको ऐसे 2 तह में करके ऐसे बांध लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके कान भी कवर रहेंगे, नाक भी कवर रहेगा, मुंह भी कवर रहेगा, और इवन गले पे भी किसी के पार्टिकल्स सामने से अगर कोई बात भी कर रहा है तो आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। तो दूसरा, या मलमल के कपड़े का बना लीजिए। इससे क्या है कि आप इन चीज़ों से बच सकेंगे। और सिर्फ सेवक आपसे ये ज़रूर कहेगा कि अपने दिमाग में बिल्कुल कोई बर्डन मत रखिए, और ना ही ये सोचिए कि ये बीमारी आपका कुछ बिगाड़ सकती है। कुछ साधकों ने पूछा है कि उनके बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, तो उसके लिए क्या करें। सेवक ने आपको पहले ही आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 11 में और वॉल्यूम 12 में आँखों की एक्सरसाइज बताई हैं। वॉल्यूम 11 में तो काफ़ी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज बताई हैं, एक एक्सरसाइज वॉल्यूम 12 में भी बताई है। अगर आप स्वयं, अपने फैमिली के मेंबर्स और अपने बच्चों को ये एक्सरसाइज 10-15 मिनट के लिए सुबह बैठकर कराया करेंगे तो उनकी आईसाइट इम्प्रूव हो जाएगी, और जो उनकी आँखों में दुष्प्रभाव पड़ा है वो दूर हो जाएगा। आप में से कुछ साधकों ने शुगर पेशेंट के लिए कौन कौन से फल खाने चाहिए पूछा। बहुत अच्छी बात है, सबके काम में आने वाली बात है। जो भी शुगर पेशेंट हैं उनको देखिए, मोटे मोटे पीयर्स खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं, ब्लैक प्लम खा सकते हैं यानी कि जामुन जो होते हैं, और चेरीज खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। ये चीज़ें शुगर पेशेंट खा सकते हैं। आप में से कुछ साधकों ने पूछा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेवक ने आपको अपने वॉल्यूम 11 में भी बताया हुआ है, वॉल्यूम 1 में भी बताया हुआ है कि आपने एक्सरसाइज सिर्फ 3-4 ही आप कर लेंगे, सिर्फ सैर करके आइए।
और थोड़ी देर के लिए 3-4 एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसा कि अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ओम का उच्चारण है और खिलखिला के हंसना है। आप जब वॉल्यूम 11 देखेंगे या सेवक का वॉल्यूम 1 देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा और आप उस पे चलेंगे और डाइट अपनी सही रखेंगे। नेचुरल डाइट जो मौसम के हिसाब से हमें सब्जियां और फल मिलते हैं, आप उसी पर सीमित रहिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप में से कुछ साधकों ने पूछा है कि थाली बजाने से कोरोना क्यों नहीं गया। अब सेवक आपको बताना चाहता है कि हमारे देश में जनता जनार्दन इतनी इनोसेंट है कि हमारे को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। जैसे आप देखिए, कई बार होता है कि फला जगह पे जल निकल आया है, जो भी स्नान कर रहा है वो ठीक हो रहा है, तो हम लोग कैसे कितनी दूर दूर से वहाँ पे भागते हैं। फला जगह पे वो एक बच्चा है, वो डंडी मार के लोगों को ठीक कर रहा है, तो हम देखिए कितनी दूर दूर से आ जाते हैं। और थाली के विषय में सेवक को एक उदाहरण याद आ रहा है। सेवक जब छोटा था तो उसके माताजी जब खाना पका रहे थे तो थाली और कटोरी लेके बैठा था तो बजाने लग गया। तो सेवक की दादी ने कहा कि आप, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो बुजुर्ग अपनी भाषा में बोलते थे। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, वो कहते हैं ऐसा करने से रोजगार चला जाता है। भाई आपके पापा की जो इनकम है वो कम हो जाती है। तो सेवक आपको बताना चाहता है कि हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि जो आपका क्वेश्चन था कि थाली बजाने से कोरोना क्यों नहीं गया, कोरोना तो नहीं गया लेकिन बेरोजगारी जरूर बढ़ गई। तो मुझे अपनी दादी जी की ये बात याद आई तो मैंने आपसे शेयर की। तो इसलिए मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं आप ब्लाइंडली कभी भी मत फेथ कीजिए। आप ऐसी चीज़ों के लिए अपने आप को अवेकन कीजिए। आप में से कुछ साधकों ने प्रश्न किया कि आपके विचार में हम किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा सुशासन हो, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं। सेवक इस विषय में आपको ये बताना चाहता है कि अपनी पहली वीडियोज में भी आपसे 2-3 बार इस विषय पे बात कर चुका है। एम आपसे फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि आज कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके विषय में सेवक आपसे ज़रूर डिस्कस करेगा, लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना करेगा कि इसके बाद आप राजनीति से प्रेरित कोई प्रश्न मत कीजिए, ताकि सेवक से आप अपनी नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी और अपनी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कीजिए। सेवक सामाजिक विषयों को जरूर छेड़ेगा। अब जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है तो सेवक आपको बताना चाहता है कि सेवक ने 12 अक्टूबर 2020 का द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पढ़ा तो उसमें देखा कि हमारे इंफॉर्मेशन एक्ट की जब से बना है 15वीं सालगिरह 31 जुलाई को थी। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन सामने आई है कि हमारे देश में 2,20,000 के करीब कंप्लेंट्स एंड अपील अभी भी पेंडिंग है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, सेवक ने ये भी देखा कि हमारे यहाँ 29 कमीशन हैं, उनमें से 9 कमीशंस में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है, उसके बगैर ही काम चल रहा है। इवन यहाँ तक भी सेवक ने पढ़ा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 27 अगस्त से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट अभी तक खाली है। जबकि देखिए, साधारणतया व्यवहारिक रूप से जब भी कोई रिटायरमेंट आती है तो उससे पहले ही उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए पर्सन निश्चित कर दिया जाता है कि ये इस पौधे के लिए होंगे, जैसे आरबीआई के गवर्नर या और इंस्टीट्यूशन के हेड। दूसरा, सेवक ने
सेवक को याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2017 में एक रैली में ये कहा था कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराएंगे। लेकिन सेवक ने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें कि ट्रेनों में जो एक्सप्रेस या मेल ट्रेनें हैं 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से या इससे ज़्यादा चलती हैं, उनमें से जनरल क्लास के डब्बे और स्लीपर क्लास के डब्बे हटाकर एसी क्लास के डब्बे लगा दिए जाएंगे। अब बताइए कि एक तरफ तो हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई यात्रा कराएंगे, दूसरी तरफ जो उनका पहला ही राइट है वो भी हम छीन रहे हैं। अब साधारण आम आदमी, गरीब आदमी, वो हवाई चप्पल वाला वो रेलवे में कैसे सफ़र करेगा? आप सब ने देखा होगा कि इवन रिजर्वेशन क्लास में भी, स्लीपर क्लास में जब लोग अपने घरों में जाते हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तो गाड़ियाँ कितनी भरी हुई होती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है रेलवे ने, तो इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा। जबकि सेवक ये बार बार कहता है, सेवक के भाई समान मित्र भी नाराज़ हो जाते हैं कि प्राइवेटेशन बहुत अच्छा है। तो अब प्राइवेटेशन, आप सारे रिजल्ट देख लो कि प्राइवेटेशन कैसा हो रहा है। रेलों का प्राइवेटेशन की न्यूज़ पहले आपने सुनी होगी। कल 12 तारीख को सेवक ने पढ़ा और आपसे ये डिस्कस कर रहा है कि हम हवाई यात्रा कराने जा रहे हैं कि या उनके पहले वाले राइट भी छीन रहे हैं। वो जनरल ट्रेनें कहते हैं चलाएंगे, लेकिन जनरल ट्रेनों में हमारे कितने लोग आ जा सकेंगे और कितने लोगों के पास पैसे हैं कि वो एसी क्लास में सफ़र कर सकेंगे। ये जो है चीज़ हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। अब मैं आपके इसी क्वेश्चन पे ही आ जाता हूँ कि हमारे लिए सजेशन क्या है हमारे देश के लिए। देखिए, सेवक पहले भी कह चुका है कि हमारे यहाँ 4-5 काम अगर गवर्नमेंट वाकई में सीरियस है, अगर हमारे पॉलिटिशियन वाकई में सीरियस हैं, तो वो सब सर्वप्रथम अपराधीकरण को ख़त्म करे राजनीति से। देखिए, अभी तक भी 50% से ऊपर अपराधी राज कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, चाहे वो एमपी हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं। तो ये अपराधीकरण, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप उनकी ये सर्च कीजिए, जिसके ऊपर कोई भी केस है उसको वोट बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सुशासन मिलेगा। सुशासन कहने से नहीं मिलता, सुशासन को लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको और हमारे नेताओं को भी चाहिए कि इस लॉ को पास करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कई बारी पब्लिक लिटिगेशन लगी हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में भी लगी हैं, लेकिन ये नेता आपस में सब मिलकर इस चीज़ को आगे नहीं आने दे रहे। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि अगर आप किसी क्लर्क के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, किसी भी जगह पे भर्ती होने के लिए, इवन बड़ी बड़ी पोस्टों पे आईएएस अगर आप बने हैं, आईपीएस बने हैं, किसी भी रैंक में हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो आपको नौकरी में ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन इनका देखिए, इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर आपके ऊपर चार्ज प्रूव नहीं होता तो तब तक आप कर सकते हैं अपनी जिस भी पोस्ट पर हैं। तो देखिए कितनी वो बात है कि एक तरफ तो क्लर्क लगने के लिए भी आपके ऊपर अगर कोई भी केस चल रहा है तो आपको ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये नेता लोग, इनके ऊपर केस बेशक किसी तरह का मर्डर के केस भी कईयों पे चल रहे हैं, कईयों को और इतने सख्त केस चल रहे हैं, सख्त धाराओं में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से अपनी उसको करते हैं। दूसरा देखिए, आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर होते हैं तो कुछ समय सीमा निश्चित होती है कि आपको 28 साल बाद, 33 साल बाद या इतने साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगी, तो आपको पेंशन मिलेगी। और इनका देखिए, पेंशन अगर ये एक टर्म अपनी पूरी कर देते हैं तो इनको पेंशन मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एक व्यक्ति पहले काउंसलर रहा है, उसने टर्म्स पूरी की है, तो उसको काउंसलर की पेंशन मिलती है। फिर वो मान लो एमएलए बन गया,
उसको एमएलए की टर्म्स पूरी कर ली, एमएलए की पेंशन भी मिलेगी। अब उसके बाद वो एमपी बन गया, एमपी बनने के बाद उसने अपनी टर्म्स पूरी की तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी पेंशन मिलेगी। अब देखिए कितना अन्याय है। और टर्म देखिए 4 साल या 5 साल। अब यही तो हमारे देश में हमारे को यही तो सुधार करना पड़ेगा कि हमारे को जब हम ये अपराधीकरण खत्म कर देंगे, अपराधियों को हम वोट ही नहीं डालेंगे, तभी ये अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। दूसरा देखिए कि हमारे यहाँ जो ज्वलंत प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम है कि हमारे को जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। तो दूसरा क्या है कि हम जब बार बार ये डिस्कस करते हैं धर्मों के बारे में, तो देखिए इसके बारे में सेवक कहना चाहेगा कि एक देश एक कानून अगर हमारे देश में हो जाएगा तो ये धर्मों वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। देखिए अब क्या है, मुस्लिम लॉ अलग ट्रीट होता है, हिंदू लॉ अलग ट्रीट होता है, क्रिश्चियन लॉ में अलग प्रोविज़न है, पारसी लॉ के लिए थोड़े बहुत प्रोविज़न अलग हैं। तो ये जब एक कंट्री एक लॉ हो जाएगा तो सारे ही समान हो जाएंगे। जैसा कि 3 तलाक की प्रॉब्लम है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अगर हम एक लॉ एक कानून कर देते तो ये प्रॉब्लम सारी की सारी जितनी सामाजिक बुराइयां हमारी हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और हम एक दूसरे को ऐसे गलत रिमार्क्स भी नहीं देंगे कभी। और दूसरा क्या है, जनसंख्या के लिए आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए कि जिसके 1 या 2 बच्चों से ऊपर होंगे उनको किसी प्रकार की कोई सब्सिडी या कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जो हमारे को करना चाहिए हम उस लाइन पे अभी तक नहीं चल पा रहे। अगर हम ये चीज़ें कर लेंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की में आ जाएगा। तीसरा जो है, एक और जो 3 बातें आपसे की, अपराधीकरण खत्म होना चाहिए राजनीति से, दूसरा जो है जनसंख्या कानून हमें लाना चाहिए, तीसरा जो है एक देश एक कानून सबके लिए होना चाहिए। जब हम भारतवासी हैं तो सबका कानून एक ही है, सिविल कोड एक ही है, ये अलग अलग कोड ख़त्म कर देने चाहिए। और चौथा जो है आरटीआई एक्ट जो है हमारा वो सब पर लागू होना चाहिए। जब प्राइवेट कंपनियां हो, सेवक देख रहा है कि इस समय प्राइवेट कंपनियां हमारे रेवेन्यू को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रही हैं। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, लाखों करोड़ रुपया बैंक का राइट ऑफ या वेव ऑफ करना पड़ा, कंपनियां ले लेती हैं। और यहाँ पे क्या है, बैंकरप्सी कोड में अपने आप को बैंकरप्सी एक्ट में ले आती हैं। उसके बाद क्या होता है, उनकी नीलामी होती है उनके एसेट्स की, और जब तक क्या होता है वो अपने पुराने एसेट्स को इधर उधर ट्रांसफ़र कर चुकी होती हैं, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, और अपने दूसरे नामों से बिजनेस खोल लेते हैं। तो ये हमारे देश में बहुत गलत हो रहा है। जब प्राइवेट कंपनियां भी आरटीआई के दायरे में आ जाएंगी तो इनको भी ये ज्ञात हो जाएगा कि अब हम गलत काम नहीं कर सकते। इस विषय में आपको सेवक एक एग्जाम्पल भी देना चाहेगा। हमारे श्री माननीय धीरू भाई अंबानी जी के छोटे बेटे अनिल अंबानी जी की आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी कंपनियां डाउन होती जा रही हैं। उनके शेयर मार्केट में रेट जो 3000 का था रिलायंस कैपिटल, आज वो 7-8 रुपये का रह गया है। और ये भी आपने देखा होगा कि उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स थी उन्होंने भी उनकी काफ़ी कमियां उजागर की थी। लेकिन क्या कारण है कि गवर्नमेंट मशीनरी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और उनके जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने उनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया था उनकी क्या हालत हुई होगी कि जो जैसे उनके रिलायंस पावर का रेट इस समय 2 रुपये के करीब है, जो कि 350 रुपये का वो पब्लिक इशू लाए थे और बड़ा ही रश लगा था उस इशू के लिए। इसी तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन 700-800 रुपये का शेयर था, आज 1 रुपया कुछ पैसे है। तो ये रिलायंस नवल जो कि 113 रुपये का था, 112-14 रुपये का था, जो आज की रेट में वो भी 2 रुपये के करीब है। इसी तरह से ये क्या कारण है। और गवर्नमेंट जो हमारी
विजिलेंस एजेंसियां हैं, जो कंपनी लॉ है, सेबी है, ये सारे क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं किया गया? इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, एक मैंने पढ़ा था कि उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन किया कि जब इनके एसेट्स 2 साल पहले इतने थे, 30,000 या 40,000 करोड़ के थे, 2 साल में 10,000 करोड़ के कैसे हो गए? यही आपको सेवक बताना चाहता है कि हमारे यहाँ एनोमलीज बहुत हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन एक्ट में कवर होंगे तो ये पहले ही कंट्रोल हो जाएगा। जब हम और आप लोग इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, ये सही नहीं देंगे, तो ये पहले ही पब्लिक में आ जाएगा, तो आम इन्वेस्टर इसमें से निकल सकता है। कितने मिनट का हुआ टोटल? सेवक आपका समय ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि ऐसे इश्यू पे हम अगर बोलने शुरू करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। आज भी आपका समय सेवक ने ज़्यादा लिया, आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता है और आज का ये वॉल्यूम यहीं पे ख़त्म करता है। जय भारत, जय हिंद।